तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आइलिन जब सीजन और अपने फादर को बताती है कि उसने सभी नोटिफिकेशन को डिलीट कर दिया है, तो ये सुन वो दोनों शॉक्ड होते हैं। इसके बाद एंटोन यानी आइलिन के फादर उसे सभी नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंस बताने लगते हैं। ब्लू नोटिफिकेशन नॉर्मल मैसेजेस होते हैं, जबकि रेड का मतलब डेंजर या अर्जेंट नोटिफिकेशन से होता है, और ग्रीन नोटिफिकेशन वो भी बहुत जरूरी होते हैं। आइलिन, तो क्या अब तुम्हें समझ आया? जिस पर आइलिन नोटेड करती है, लगता है उसे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तभी फादर बनी सीजन को टोमेटोज जूस लाकर देता है। बाय द वे सर एंटन, आखिर इन ग्रीन नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? ये नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि मॉन्स्टर्स की कोई स्पेसिफिक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली है। क्या एक्सटिंक्शन? इसका मतलब एडमिनिस्टर को इन सब दिक्कतों को भी सॉल्व करना पड़ता है। टावर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये सब करना जरूरी है। हमारा टारगेट टावर में मौजूद रहने वाले मॉन्स्टर्स को एक पीसफुल लाइफ प्रोवाइड करना। तो मेरे जैसे आउटसाइडर को क्या? और रेड लोकस्ट, वो भी तो शायद आउटसाइडर्स है, तो कहीं हम भी इन्वेडर्स तो नहीं? हा, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। जो रेड लोकस्ट है वो बिना परमिशन के टावर में एंटर्स किए हैं, जबकि ह्यूमंस को एंटर करने के लिए स्पेसिफिक परमिशन की जरूरत होती है। इसलिए इन्वेडर्स तुम नहीं, वो है जो बिना किसी परमिट के टावर में है। मॉन्स्टर से फाइट करना और लूट को डंजन्स के आउटसाइड ले जाना ये पूरी तरह से जायज है, क्योंकि टावर तुम्हें इस चीज की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। जो ह्यूमंस के एक्शंस होते हैं उससे टावर को कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए तुम ह्यूमंस के टावर्स में एंटर करने की परमिशन मिलती है। बात तो सही है। तभी आइलिन उसे बताती है कि उसके पास बुरी खबर है। यहाँ एक ग्रीन नोटिफिकेशन मिला है जिससे डेंजर का साइन आ रहा है। जैनका लेक में मौजूद ब्लू कार्ब्स एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। व्हाट? अभी ही क्यों? तभी एंटोन आइलिन को बताता है कि तुम्हें याद है ना जो मैंने तुम्हें बताया था, जस्ट फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन। यस फादर। इसके बाद आइलिन अपने क्रिस्टल बॉल को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में स्विच कर देती है, जो करते ही उसके सामने कई सारे ब्लू स्क्रीन प्रेजेंट हो जाते हैं। अब वह मेडिएटरियल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस को ग्रांट करती है, जिसमें वह सीजन को अपना मेडिएटरियल बनाती है। सीजन पार्क नाम रजिस्टर होते ही सीजन के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसे अब मेडिटोरियल अपॉइंट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके रिस्ट पर एक ब्लैक ड्रैगन मार्क भी बन जाता है। आखिर ये क्या है? ये तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन का मीडिएटरल होने का प्रूफ है। जब तक तुम्हारे पास ये मार्क है तुम कहीं भी सेफली जा सकते हो। तभी सीजन को नोटिस मिलता है कि उसे 1 मिनट के अंदर 75th फ्लोर पर जैनका लेक पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। वेट, आखिर मैं ऐसे सडनली कैसे रिलोकेट हो सकता हूँ? मैं तो कभी 99th फ्लोर के बाहर गया ही नहीं। अगर मुझे वहाँ किसी मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़े तो मैं क्या करूँगा? तुम ज्यादा टेंशन ना लो, तुम अपने साथ अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स को ले जा सकते हो। आइलिन, क्या तुमने एडमिनिस्ट्रेटर मोड ऑप्शन को चेक किया? ये ऑप्शन कहाँ है? मिल गया। इसके बाद जब वो सीजन के लिए पार्टनर सिलेक्ट करती है तो बनीज, बे और मिनीट्योर्स सभी को उसके साथ भेजने लगती है, लेकिन उसकी मैजिकल पावर कम होने की वजह से आइलिन इतने सारे सबऑर्डिनेट्स को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती थी। जो देख सीजन शॉक होता है, इसका मतलब मुझे अकेले ही जाना होगा। तभी आइलिन केवल मामा बियर और ओक्स किंग को सिलेक्ट करती है, लेकिन उनके इतने पावरफुल बॉडी को भी आइलिन टेलीपोर्ट करने में समर्थ थी। इधर सीजन को पता चलता है कि वो 5 सेकंड में 75th फ्लोर पर रिलोकेट होने वाला है। आइलिन, कुछ तो करो जल्दी। जिसके बाद आइलिन कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूजन में बे और ब्लैकी को सीजन के साथ जाने को सिलेक्ट कर देती है, जो कंफर्म भी हो जाते हैं। और 1 सेकंड के भीतर ही बे और ब्लैकी के साथ साथ सीजन तीनों के तीनों 75th फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जब वो तीनों 75th फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहां गिरने लगते हैं। इधर बे और ब्लैकी तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन बेचारा सीजन वो जमीन पर गिर जाता है। अंकल सीजन, अभी हम कहाँ हैं? ओह चलो, शुक्र है आखिर तुम दोनों तो मेरे साथ हो। इस वक्त हम 75th फ्लोर पर हैं, जहां हमें आइलिन ने ब्लू कार्ब्स के एक्सटेंशन को रोकने के लिए भेजा है। डैडी, आपके हाथ पर बनी ड्राइंग कितनी कूल लग रही है। तभी सीजन ब्लैकी और बे के पास डिटॉक्सिफाइंग अनियन लीव्स देखकर रिलैक्स होता है। शुक्र है तुमने ये ले लिया, शायद ये हमारे कोई काम आ सकता है। तभी आइलिन उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने को कहती है। इसके बाद तीनों उठकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं।
जब वो फॉरेस्ट से बाहर आते हैं तो सामने जेनका लेक को देखकर हैरान होते हैं। वाओ, ये प्लेस कितना गॉर्जियस है। डैडी, यहाँ कितना सारा पानी है। सही कहा, मैंने भी ऐसी चीज कभी नहीं देखी। ये तुम दोनों को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम 99th फ्लोर के बाहर कहीं नहीं गए। जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। इसके बाद वो तीनों लेक में नहाने चले जाते हैं, जहाँ बे अपने बिग साइज में आकर फन करने लगता है। थोड़ी देर नहाने के बाद हम देखते हैं कि सभी अपने आप को सुखाने लगते हैं। अंकल, हमें भूख लगी है। अच्छा, तो चलो कुछ खाने का ढूंढा जाए। इसके बाद वो तीनों पास में ही किसी विलेज को ढूंढने लगते हैं। उहू, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें काफी अच्छी चीजें खाने को मिल जाएगी। लगता है मुझे 75th फ्लोर के पोर्टल पर रजिस्टर करने का मौका भी मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं सीजन किसी ना दिखने वाली बैरियर से टकरा जाता है। क्या हुआ अंकल सीजन? कुछ नहीं, लगता है मैं किसी दीवार से टकरा गया। तभी आइलिन उन्हें बताती है कि वो सभी केवल जेनका लेक के आसपास के कुछ रेडियस तक ही घूम सकते हैं। ये सुन सीजन हैरान होता है। नहीं आइलिन, ऐसा मत करो। एक तो काफी टाइम बाद मैं 99th फ्लोर से बाहर निकला हूँ और अब मैं फिर से एक ही जगह चौकड हो गया हूँ। इधर बे भी परेशान हो रहा होता है। तभी सीजन गुस्से में एक झाड़ी में जोर की लात मारता है, जिससे उसको चोट लग जाती है। हम देखते हैं सीजन चोट से करा रहा होता है, लेकिन इधर ब्लैकी उस झाड़ी में से निकले पाइनएप्पल को देख लेता है। शुक्र है, कम से कम मेरा पैर फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। इधर बे गुस्सा हो रहा होता है। आखिर मेरे डैड को हर्ट किसने किया? जब सीजन बे की तरफ देखता है तो हैरान होता है। बे एक पाइनएप्पल ले उससे फाइट कर रहा होता है। बे स्टॉप, ये एक पाइनएप्पल है। क्या पाइनएप्पल? वो क्या होता है? इसके बाद सभी मिलकर पाइनएप्पल का मजा ले रहे होते हैं। मुझे नहीं पता था कि पाइनएप्पल भी डंजन में ग्रो होते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ और भी होंगे, हमें चल के उन्हें पिक करना चाहिए। सही कहा, और मैं इस पाइनएप्पल के टॉप को अपने साथ 99th फ्लोर पर लेकर जाऊंगा। पर क्यों अंकल? क्योंकि अगर हम इसके निचले लीव्स को छांट दे तो अब हम इस पार्ट्स को प्लांट कर इसे ग्रो कर सकते हैं। वाह सीजन अंकल, आप तो ग्रेट हो। तभी बे सीजन से और पाइनएप्पल मांगता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ अचानक फ्रॉग मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो देख सीजन हैरान होता है। तभी सीजन को नोटिफाई किया जाता है कि उसने ब्लू कार्ब्स के एक्सटिंक्ट होने का कारण ढूंढ लिया है। अब उसे 2291 फ्रॉग मॉन्स्टर्स को किल कर क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। क्या यहाँ 2000 से भी अधिक मॉन्स्टर्स है? तभी वहाँ और भी मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। अच्छा, तो इनकी वजह से ब्लू कार्ब्स स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। तभी वो फ्रॉग मॉन्स्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें बे अपने फुल साइज में आकर किल कर देता है। इसके बाद वो तीनों उनसे फाइट करने लगते हैं। जब सीजन उनके किल करता है तो उसे 2000 एक्सपी अर्न करता है। अरे वाह, इनसे तो अच्छे एक्सपी पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो ठीक है, मैं इनसे आपके लिए एक्सपी अर्न करता हूँ डैड। तो फिर चलो लेट्स चार्ज। सीन कट होकर इधर हमें टीओ का दिखाया जाता है, जो ओरेन के कमरे में मजे से सो रहा होता है। जब वो सोकर उठता है तो हम देखते हैं ओरेन वहाँ आ जाता है। सर टीओ, आशा है आपको अच्छी नींद आई होगी। हाँ सही कहा, तुम्हारा ये बेड बहुत ही आरामदायक है। सर टीओ, वैसे मैंने आपके खाने का इंतजाम कर दिया है, अगर आप कहे तो मैं ले आऊं क्या खाना? इसके बाद टीओ डाइनिंग हॉल में ही आ जाता है, जहां वो फिश को देखकर खुश होता है। ओहो, ग्रीन सैल्मन विद एक्स्ट्रा जूस, ये तो बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा है। ओह प्लीज टीओ सर, आप इंजॉय कीजिए, और अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। इधर टीओ खाते हुए ओरेन के बारे में सोच रहा होता है। लगता है आयोना का गुस्से वाला इंसिडेंट के बाद ये संभल गया है, इसलिए इतने ओबिडेंट वे से बात कर रहा है। इसके बाद टीओ खाना खत्म कर हॉल में घूमने लगता है कि तभी उसकी नजर वहीं एक कमरे में जाती है, जहां आयोना फिर से हेगल को सुना रही होती है। मिशन तो मिशन, तुम फ्रॉग मॉन्स्टर्स की काउंटिंग भी नहीं कर पाए। आखिर वहाँ जेनका लेक के पास कितने मॉन्स्टर्स है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा? सॉरी मिस आयोना। ओह आयोना, डोंट बी सो मैड। इन जैसे इनकम्पिटेंट अंडरविंग्स से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है। नहीं सर टीओ, मैं खुद को आपको साबित करके दिखाऊंगा। तभी आयोना को नींद आने लगती है। ओह, लगता है तुम ढंग से सो नहीं पाई। आखिर मेरे पास सोने का टाइम ही कहाँ है, हमें पहले उन फ्रॉग्स को खत्म करना होगा। तभी हम देखते हैं टीओ उसे उठा लेता है। टीओ, ये क्या कर रहे हो? आयोना, तुम क्यों ना कुछ टाइम के लिए मेरी हुडी में आराम से रेस्ट करो, जब कुछ अर्जेंट होगा तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। नहीं टीओ, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे इन सब की आदत हो गई है।
लेकिन जब आयोना टियो के बालों को छूती है तो वो उसे मुलायम लगते हैं, जिस पर वो सर रखकर सो जाती है। सर टियो, क्या मैं मिस आयोना को सुलाकर आऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें जो काम मिला है पहले वो करो। और हेगल, यस सर, ध्यान रखना मैं तुम पर नजर बनाए रखा हूँ। लगता है मुझे अभी ही जैनका लेक की तरफ निकलना पड़ेगा। जब टियो कमरे में जा रहा होता है तो वहाँ एल्का आ जाता है। सर टियो, ओह एल्का, लगता है तुम विलेज से वापस आ गए। वो दरअसल बात यह है कि जब मैं फूड और ट्रेजर्स विलेज में बांट रहा था तो सबने मुझसे आपसे मिलने के लिए कहा। क्या मुझसे? ये सुन टियो एल्का के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ ग्रैनियर विलेज के सभी लोग वहाँ आए हुए होते हैं। आखिर ये सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? टियो को देखकर सभी कैट टियो के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। सर टियो, प्लीज आप हमें भी अपने विंग में ज्वाइन कर लीजिए, हम भी आपकी गाइडेंस में रहकर पैडलर बनना चाहते हैं। ये देख टियो हैरान होता है और चिल्लाते हुए उन्हें इसके लिए मना कर देता है और वापस चल देता है। आखिर ये सब मुझसे ज्वाइन होने के लिए क्यों भीख मांग रहे हैं? वैसे भी मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं, अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत हेल्पर्स हैं। प्लीज टियो, एक बार तुम्हें उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। वो तुम्हें अपना हीरो मानते हैं। क्या हीरो? वो भी मैं? इस टाइम पूरे विलेज में तुम्हारी कहानी आग की तरह फैली हुई है कि कैसे एक साधारण बिल्ला बिना किसी हेल्प्स के 99 फ्लोर पर गया और वहां द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन द्वारा उसे चूजन किया गया। अब वो तुम्हें द गोल्डन कैट कहकर बुला रहे हैं। क्या सच में? हाँ, और जब आपने उनकी इस भूखमरी के टाइम हेल्प करी, इससे अब आप उनके लिए एक ट्रू हीरो हो गए हो। अगर देखा जाए तो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लेबर्स की जरूरत होती है। हमें 99 फ्लोर के आउटसाइड अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए ट्रस्टफुल वर्कर्स भी चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि हमें इन सभी को अपने अंडर विंग्स में ज्वाइन करा लेना चाहिए। इससे सीजन की बहुत हेल्प होगी। अरे वाह एल्का, थैंक यू, तुम सचमुच अपने काम के प्रति बहुत लॉयल हो। मैं तो इस अपॉर्चुनिटी को तो समझ ही नहीं पा रहा था। इतने में ही हम देखते हैं दो कैट गार्ड एक बिल्ली को पकड़कर रोक रहे होते हैं। छोड़ो मुझे, मुझे टियो से मिलना है, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। क्या मैरिल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टियो, तो तुम्हें मैं याद हूँ? और ऐसा कह वह उन गार्ड्स को धक्का दे टियो के गले पड़ जाती है। ओह टियो, आई मिस यू सो मच। आखिर तुम क्या करना चाहती हो? हटो मेरे पास से। ओ माय टियो, ऐसा मत कहो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अपने मैरिल को इस तरह डांटोगे। मुझे पता है तुम यहाँ अपनी सक्सेस दिखाकर अपना प्रॉमिस पूरा करने आए हो। इसका मतलब तुम अभी भी मुझसे लव करते हो। ओह माय स्वीट टियो। और ऐसा कह मैरिल टियो के हार्ट को टच करने लगती है। तभी हम देखते हैं आयोना उसके पंजे को पकड़ लेती है। तो तुम हो मैरिल। आयोना को देख मैरिल उसे मारकर पीछे उड़ा देती है। आई हेट रैट्स। इधर टियो और एल्का आयोना को उठाने के लिए भागते हैं। आयोना, क्या तुम ठीक हो? आई एम फाइन टियो। मैरिल, आखिर तुमने ये क्या किया? टियो, क्या तुम मुझे इस लिटिल रैट की वजह से डांट रहे हो? मैं इस टाइम बहुत डरी हुई हूँ और तुम हो कि मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है टियो। जो भी हो मैरिल, तुम्हें पहले आयोना से माफी मांगनी होगी। ये सुन मैरिल गुस्सा हो टियो पर अटैक करने लगती है। आखिर तुम इस बेकार रैट के लिए मुझ जैसी खूबसूरत कैट को रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? यू बास्टर्ड टियो। इधर टियो और एल्का ये देख हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं आयोना अपने स्टाफ्स को लेकर मैरिल के सामने रख देती है। मिस मैरिल, मुझे तुम्हारी हरकतों को देखकर ही पता चल रहा है कि तुम जैसी लालची औरत किस तरह किसी का फायदा उठाना जानती हो, ना कि उससे लव करती हो। और मैं अब बता दूं कि टियो और मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। ऐसा कह आयोना अपने एक अटैक से मैरिल को ग्रैंड स्ट्रीट की दीवारों के पार फेंक देती है। ये देख तो टियो और एल्का पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तभी आयोना थकावट के कारण टियो के जांघों पर गिर जाती है। आई एम जस्ट सो स्लीपी। क्या मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर और सो सकती हूँ? ऑफ कोर्स आयोना,